बार एंड बेंच के रिलेशनशिप हमेशा से हमारे यहाँ पर एक सवालिया निशान रहा। एक जमाने में तो काफी बेहतर था, अब जो है वो बार एंड बेंच के रिलेशन आपस में डिस्प्यूटेड नजर आते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस साहब की तहरीक से लेके और अब तक हम आके देखते हैं तो वकला का और जजेस का एक क्लैश सा नजर आता है। बार एंड बेंच एक क्लैश की सी कैफियत में नजर आती है। तो आया ऐसा क्यों है और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें भी बड़ी सी वजूहत है। जुडिशरी को जब भी वकला की जरूरत हुई है तो वकला एक शीशा फैलाई हुई दीवार के साथ के नाते जुडिशरी के सामने खड़े हुए हैं, जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं, इस निजाम के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से मेरी जाती राय के मुताबिक जुडिशरी को जब वकला के लिए खड़ा होना पड़ता है या वकला को इंसाफ फराहम करना पड़ता है तो वो माजरत के साथ किसी न किसी प्रेशर की वजह से पॉलिसी के तहत वो चीजें कर नहीं सकते, जिसकी वजह से जुडिशरी और बार के अंदर एक गैप आया है। और ये गैप उस वक्त तक फुलफिल नहीं हो सकता जब तक जुडिशरी के अंदर एक ब्रॉड माइंडेड लोग विदाउट एनी प्रेशर आके काम नहीं करेंगे, जब तक वकला के रिप्रेजेंटेटिव लॉ नोइंग और वकला की वेलफेयर वाले नहीं होंगे, उस वक्त तक ये गैप बरकरार रहेगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि किसी भी इदारे में कुछ ना कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं जो उनके मयार को, उस इदारे के मयार को या स्टेटस के अगेंस्ट काम करती हैं। बदकिस्मती से इसी तरह कुछ वकला में भी ब्लैक शीप्स मौजूद हैं और बदकिस्मती से इसी तरह जुडिशरी के अंदर भी कुछ ब्लैक शीप्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये क्लैश लोगों को हाईलाइट होके नजर आता है। अदरवाइज अगर ये एक अच्छे तरीके से चीजों को मतलब हैंडल किया जाए और मतलब एक दूसरे की बात को सुना जाए और समझा जाए तो मेरे ख्याल से ये गैप बिल्कुल खत्म हो सकता है। और इस गैप को खत्म करने के लिए सिर्फ जुडिशरी को ये सोचना चाहिए कि आज तक वकला हमेशा हमारे लिए खड़े हुए, लेकिन कोई भी एक ऐसा मौका नहीं है कि जुडिशरी ने कभी वकला को इंसाफ दिया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल 12 मई और अप्रैल जैसे वाकये हैं कि उनके केसेस आज तक आम लिटिगेंट्स की तरह उसी तरह लटक रहे हैं, उसी तरह मतलब प्रोसीडिंग के अंदर है और उसमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से बार और बेंच के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि अभी लेटेस्टली जो वाकया हुआ है कि एक हमारे वकील साहब थे, नाम उनका गुलफराज खटक साहब, जिनको ड्यूरिंग द हेयरिंग जज साहबा ने जुडिशियल कस्टडी में दे दिया था, उस पर आप चूंकि उनकी वकालत कर रहे हैं और आप उनके वकील भी हैं, तो आपसे तो हमारा सवाल पक्का बनता है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद और विद उसके बाद जो उनसे कहा गया कि जी वो अपनी माजरत लिखे और लिखकर जो है वो सेक्रेटरी के सामने और जेल के जो चार्ज उनके सामने उसको लिख के दे तो केस खत्म कर दिया जाएगा। तो वो किया गया। तो क्या आया ऐसा होना कि किसी वकील को ड्यूरिंग द हेयरिंग कोई जज जो है वो जेल भेज सकता है? और अगर वो भेज सकता है तो वो शख्स अपने एड्रेस पे अपनी ड्यूटी पे उसे वार्न कर सकता है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट एलिगेशन लगा के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, पर लेकिन डायरेक्टली जेल भेजा जा सकता है? ऐसा मुमकिन है? देखिए, मैं तो पहले आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि गुलफराज खटक साहब का मैं पहले वकील नहीं था। अभी मैं 4 को उनकी डेट पे जो है उनका पावर फाइल करूंगा और उनकी तरफ से प्रोसीडिंग इनिशिएट करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी जैसे आपको बात की कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बेंच और बार का रिलेशन कभी भी ना बन सके, और ये अमल भी, ये जो वाकया भी है उसी की एक कड़ी है। सबसे पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि उस दिन KBA जो एशिया की एक बड़ी बार है उसके इलेक्शन से और मतलब एक नोटिफाई था कि कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी उस दिन जज साहबा को उस केस को प्रोसीड करने की? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर उस दिन जब कोई एडवर्स ऑर्डर हो नहीं सकता था तो वो उनको विदाउट एनी नोटिस जेल कस्टडी कर रही है, हालांकि उनको बेल ग्रांट किए डिविजनल बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और लॉ ये कहता है, जो मेरी नाकिस है, कि आपको विदाउट इंटीमेशन टू दैट कोर्ट who has granted the bail to that person, you cannot recall that bail। तो ऐसे केस के अंदर ना इन्होंने जज साहब ने कोई इंटीमेशन दी उनको उस कोर्ट को कि ये अपनी बेल का मिसयूज कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बेल का जो उनकी बेल ग्रांट हुई थी उसे एक इलीगल ऑर्डर के जरिए रिकॉल करके उन्हें यूनिफॉर्म के अंदर कस्टडी में भेजा। और बेसिकली वो एक रेगुलर जज भी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट जज है, और सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी जजमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है वो
पोस्टिंग ना दी जाए। तो मतलब जुडिशरी में ही अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन होगी तो मेरे ख्याल से तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाकी ऑर्डर्स बाकी इदारों पे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे इंक्रोचमेंट और दूसरे मामलों में हम देख रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब तक जुडिशरी अपने अंदर इन मामलात को, इन ऑर्डर्स को, अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं कराएगी, उस वक्त तक ये चीजें सही नहीं होंगी। और तीसरी जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि एक इर्रेगुलर ऑर्डर होने के बाद फिर उसके ऊपर उन्होंने जो उसको डायरेक्शन दी गुलफराज खटक साहब को कि वो जेल के अंदर अपनी अपॉलॉजी लिखे रिटर्न, और ये बेसिकली उस फर्स्ट इलीगल ऑर्डर को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक और इरेगुलरिटी की। और मैं उनके साथ इस बात पे अभी मुशावरत कर रहा हूं और मैंने उनको इस बात पे कायल भी किया है कि आपको लीगली इन दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज करना है ताकि कल कला को इस तरह का कोई भी ऐसा गंभीर मसला किसी और भी वकील के साथ ना हो सके। तो इसमें बड़ी इरेगुलरिटीज और बड़े लैकुनाज हैं जिसे हमने बार की सतह पर भी कोशिश की है और हमने बार से भी रिक्वेस्ट की है अपनी जनरल बॉडी के अंदर कि ऐसे जजेस जिनको लॉ का बिल्कुल भी, जिनका लॉ माइंड नहीं है, उनके खिलाफ जो है वो आप रेफरेंस फाइल करें ताकि ऐसे लोग जब जुडिशरी की सीटों पे रहेंगे तो वो मसले मसाइल खड़े करते रहेंगे। तो इन मसाइल के लिए हल के लिए इन ऐसे लोगों को इस जुडिशरी में नहीं होना चाहिए।